Hello students, how are you? I hope all of you are very good. And today I have appeared in front of you through this video. Now, what I think that whatever topics we are going to learn, or whatever topics are remaining, that topics we will learn through this video form. And whatever your doubts are there, that doubts we will solve during the online lectures. Okay. So whatever the remaining topics, that is a study of gas law, then periodic table is remaining, and chemical bonding is remaining. Okay, and one short chapter is there, that is pollution. These are 4 chapters we will cover through these video lectures, and whatever doubts you have in these topics, that we will discuss during the online lectures. Okay, so I hope now you will enjoy this lecture. Okay, so today we will learn, or we will start the next chapter, that is study of gas laws. Study of गैस लॉज, स्टडी ऑफ गैस लॉज। इस चैप्टर में हमें कुछ 2 लॉ स्टडी करने हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है, और वो सेकंड पार्ट में इस चैप्टर के, और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या देखना है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये हमने ऑलरेडी 8 में भी पढ़ी है, बट इसमें उसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, so we will begin this chapter with the kinetic molecular theory of gases. But डायरेक्टली theory स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं तुम लोगों को 7th ग्रेड में जो टॉपिक लिया था हमने, 6th ग्रेड में भी पढ़ा है तुमने, कि डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कुछ ही 2-3 पॉइंट है जो तुम्हें ये theory स्टार्ट करने से पहले समझ लेना है। और एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। तो सॉलिड सबको पता है कैसे होते हैं। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, क्लोज्ड पैक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट कहते हैं। ओके, और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के थोड़े से दूर दूर होते हैं, थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। और गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, ये हमने पहले पढ़ा है ऑलरेडी। तो मेन डिफरेंस जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, वो है दिस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पर सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, करेक्ट। लिक्विड में थोड़ा सा है और गैसेस में बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इसकी वजह से आगे की सारी प्रॉपर्टी जो हमने ऑलरेडी पढ़ी, आगे की सारी प्रॉपर्टीज इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से क्या होती है, चेंज होती है। वो कैसे चेंज होती है, जैसे अभी हम लोग ये देखा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमने देखा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मींस व्हाट, अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 मॉलिक्यूल्स, किसी भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो एक दूसरे के पास होते हैं, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, यू नो, कोई भी 2 एटम या फिर मॉलिक्यूल हमेशा, याद रखना है केमिस्ट्री में, हमेशा एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं। इसको और ज्यादा डिटेल में तुम लोग बाद में पढ़ोगे, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो देखो, सॉलिड में मॉलिक्यूल, एटम एक दूसरे के एकदम क्लोजली पैक्ड है, तो उनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो कैसे होगा, स्ट्रांग होगा, करेक्ट है। इनके बीच में क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा, और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, वो क्या होगा, एकदम वीक होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, करेक्ट है कि नहीं, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वीक होगा। ओके, डिस्टेंस कम हो रहा है थोड़ा सा, इससे स्ट्रांग है, और इसमें बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है तो ये क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। आगे भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी है कि क्या, कि देखो सॉलिड में मॉलिक्यूल जो है या पार्टिकल्स जो है या एटम्स जिसे हम कहते हैं, वो एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये मॉलिक्यूल अगर हमने सेंटर कंसीडर किया, तो सॉलिड में ये हमेशा के लिए यहीं पर ही रहेगा, ये कभी अपनी प्लेस चेंज नहीं करेगा। ओके, वेयरएज इन केस ऑफ लिक्विड, सपोज अगर हमने ये मॉलिक्यूल या ये एटम कंसीडर किया, तो वो क्या हो सकता है, रैंडम मोशन है, इसे हमने नाम दिया था रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब क्या, ये कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, करेक्ट है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और गैसेस में तो बहुत ज्यादा फ्री है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है ज्यादा,
मॉलिक्यूल्स भी कम है, तो ये बहुत ही ज्यादा रैंडम मोशन, इनमें भी रैंडम मोशन है, इसमें भी, बट ज्यादा किस में है, गैसेस में है। ओके, ये एक पॉइंट हमने पढ़ा था, ये पॉइंट भी अभी हमें लगेगा, इसकी जरूरत। देन उसके बाद ये तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और रैंडम मोशन। इसके बाद हमने कुछ देखे थे पॉइंट्स, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, सब सॉलिड का हाई होता है, लिक्विड का थोड़ा सा लो होता है, इसका बहुत लो होता है। देन हमने डेंसिटी देखी थी, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की और गैसेस की सबसे कम होती है डेंसिटी। ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने स्टडी किए थे। ओके, फिलहाल के लिए वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस और फॉर गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी फॉर द गैसेस। अब ये जो थियरी है वो हमें किसके बारे में बताती है? ऑब्वियसली गैसेस के बारे में बताती है। ओके, और इसके एप्लीकेशन क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग इस थियरी के क्या देखेंगे? पोस्टुलेट्स देखेंगे। पोस्टुलेट मतलब इस थियरी के क्या क्या, इस थियरी में एक्चुअली क्या बताया है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है उसने बताया कि गैस में जो गैसेस के एटम्स रहेंगे या फिर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा एटम, मॉलिक्यूलर, पार्टिकल, आयन। ओके, तो ये हमें समझ लेना है कि गैसेस में क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं। मतलब अगर कोई नोबेल गैसेस है, सपोज हीलियम है, तो हीलियम में क्या होते हैं? हमेशा एटम होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं होते ना, क्योंकि हीलियम का एक एटम सिंगल रहता है, वो कभी हीलियम के दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं होता, जैसे हीलियम। ओके, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा कौन से स्टेट में रहता है? डायटोमिक स्टेट में रहता है, वो कभी सिंगल ऐसा हाइड्रोजन नहीं रहता, ये मैंने बताया ऑलरेडी। ओके, तो ये एटम भी रह सकता है गैसेस में, मॉलिक्यूल्स भी रह सकते हैं, आयंस भी रह सकते हैं गैसेस की, क्योंकि गैसेस जो है वो कभी कभी क्या होते हैं? आयनाइज होके आयंस बनाते हैं, जैसे कैटायन, एनायन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उन पे आता है, आयंस भी आते हैं। तो तुम्हें समझ लेना है कि वर्ड एक ही अगर मैंने यूज किया तो कोई भी वर्ड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बताया? एटम्स ऑफ गैसेस आर वेरी माइन्यूट। माइन्यूट मतलब ये तुमने 8th ग्रेड में भी, डाल्टन थ्योरी में भी पढ़ा है कि कोई भी मैटर है, मैटर मतलब क्या? एनीथिंग, मैटर मींस एनीथिंग सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, तो जो मैटर है वो किससे बनता है? पार्टिकल, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। वो क्या होते हैं? एकदम माइन्यूट होते हैं, एकदम स्मॉल होते हैं, जिसको हम लोग आंखों से माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते। ओके, देन सेकंड पॉइंट जो है, अब देखो ये थ्योरी समझने के लिए मैं एक यहाँ पे गैस का एक कंटेनर ड्रॉ करता हूँ। गैस हमेशा क्लोज कंटेनर में रहेगा, करेक्ट है कि नहीं? ओपन कंटेनर में नहीं रहेगा गैस, मतलब रहता है, लेकिन ओपन कंटेनर अगर हमने लिया, जैसे ओपन बीकर है, तो इसमें एयर है क्या? ऑब्वियसली एयर तो है इसमें, लेकिन एयर क्या होगी? इसमें से कुछ समय के लिए आएगी, फिर वो एयर बाहर चली जाएगी, फिर अगेन एयर आएगी, फिर बाहर जाएगी, ऐसे कंटिन्यूस होता है। लेकिन अगर मैंने क्लोज कंटेनर लिया, क्लोज सिलेंडर लिया, गैस जनरली सिलेंडर में होता है, तो सिलेंडर अगर क्लोज है तो इसके अंदर जो गैस पार्टिकल है वो बाहर नहीं जाएंगे। ओके, तो ऐसा समझ लो कि इसमें, इस कंटेनर में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो सर्कल दिख रहे हैं ये क्या है? गैसेस के पार्टिकल से, एटम से या मॉलिक्यूल से। अब देखो, फर्स्ट पोस्टुलेट हमने क्या बताया? एटम, पार्टिकल, आयन जो है वो एकदम क्या है? माइन्यूट है, एकदम छोटी साइज है। तो उनका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई होगा इस पूरे कंटेनर में, सिलेंडर में, वो कितना होगा? वो भी एकदम स्मॉल होगा, करेक्ट है कि नहीं? एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम, ये जो सिलेंडर है इसका टोटल वॉल्यूम है, उसके कंपेयर में एक सिंगल एटम का वॉल्यूम जिसने ऑक्यूपाई किया है वो कितना होगा? एकदम स्मॉल होगा, करेक्ट है? मैंने बताया कि जिसको हम लोग आंखों से माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? एकदम छोटा होगा। ओके, एज कंपेयर टू दिस सिलेंडर। ओके, so understood this second postulate, that volume occupied by a gaseous particle is very low, very small as compared to that of container. Okay, then the third point is that, जैसे हमने डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट में स्टडी किया, रैंडम मोशन होती है गैसेस में, वो सबसे ज्यादा रैंडम मोशन होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो यहाँ पर
गैसेस में क्या होती रहती है, रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन कैसे होती है, रैंडम मोशन कैसे होती है, वो होती है स्ट्रेट लाइन। कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन में। मतलब क्या कि मान लो कि ये अगर एक सिलेंडर है तो इसमें जो गैसेस है वो ऐसे किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव होंगे। ओके, ऐसे वो जिगजैग ऐसे नहीं मूव होंगे, वो कैसे मूव होंगे, स्ट्रेट लाइन में ही मूव होते हैं। वो कभी भी ऐसा जिगजैग पाथ से मूव नहीं होते, वो कैसे मूव होते हैं, स्ट्रेट लाइन से मूव होते हैं। ओके, तो गैसेस में रैंडम मोशन में ये याद रखना है। देन फोर्थ पॉइंट जो है, अब देखो ये जो रैंडम मोशन है, ये गैसेस पार्टिकल में क्या है, कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन हो रही है। तो क्या होगा कि देखो कोई भी मॉलिक्यूल इस कंटेनर में, कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, एक जगह पर नहीं बैठा है। तो क्या होगा कि ये पार्टिकल जो है गैसेस के, वो इस कंटेनर की जो वॉल है इससे भी टकरा सकते हैं, इससे भी कोलाइड हो सकते हैं। करेक्ट है, कंटेनर से भी कोलाइड होंगे, और क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड होंगे। करेक्ट है कि नहीं। अगर कोई भी गैस में, अब देखो मैंने समझने के लिए इतने सर्कल निकाले, बट ऐसे एक सिलेंडर में, जैसे सपोज मान लो कि 1 लीटर की सिलेंडर है, तो उसमें गैसेस के कितने पार्टिकल रह सकते हैं, कितने रह सकते हैं, अनलिमिटेड, वी कैन नॉट काउंट। इतने ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे कि हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते। ये समझने के लिए मैंने इतने लिखा है, बट इमेजिन करो कि इस सिलेंडर में अनगिनत पार्टिकल्स है, और सब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, एज वेल एज दे विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर आल्सो। मतलब क्या, ये जो पार्टिकल है ये वॉल के साथ तो कोलाइड होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ भी क्या होगा, उनका कोलिजन होगा। समझ में आई ये बात। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि दिस कोलिजन, ये जो कोलिजन हो रहा है इसके बीच में, पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन। इसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इसका मतलब होता है कि जब दो गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो उसमें से कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ओके, कोई भी हीट रिलीज नहीं होगी। जनरली हमने देखा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, फिजिक्स में तुमने पढ़ा है, एकदम जोर से एक दूसरे के साथ जब कोलाइड होते हैं तो हमने देखा है कि उसमें से हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता होगा यहाँ पे, कैन यू थिंक ओवर इट, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वेरी सिंपल, दैट देयर वॉल्यूम और दे आर वेरी वेरी माइन्यूट। वो क्या है, एकदम माइन्यूट है, इसीलिए वो कितने भी एक दूसरे के साथ कोलाइड होगी तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और होगी भी तो एकदम क्या होगी, निग्लिजिबल, इतनी निग्लिजिबल कि हम लोग उसको मेजर भी नहीं कर सकते। ओके, सो द कोलिजन इज इलास्टिक। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी 8 में। व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, काइनेटिक एनर्जी मीन्स द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग बॉडी। ओके, काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी कि कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल जब मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखो इसमें सारे पार्टिकल मूव हो रहे हैं तो सबके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, अंडरस्टूड? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। अब देखो, अगर ऐसा इमेजिन करो कि मैंने अब इस सिलेंडर को क्या किया, हीट किया, इस सिलेंडर को मैंने हीट किया, तो क्या होगा, हीट है, मतलब हीट भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, तो एनर्जी इन पार्टिकल्स को मिलेगी। करेक्ट है कि नहीं? इन पार्टिकल्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो इनका रैंडम मोशन जो था पहले भी था, लेकिन हीट देने के बाद क्या होगा, वो रैंडम मोशन और बढ़ेगा, क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई ना। किसी भी बॉडी को जब एनर्जी मिलती है तो वो स्टेबल रहती, क्या नहीं, तो वो कुछ ना कुछ एक्शन तो करेगी, कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगी। तो ये पार्टिकल एनर्जी मिलने के बाद उनकी रैंडम मोशन बढ़ती है। ओके, रैंडम मोशन बढ़ती है मतलब क्या बढ़ती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो उनका रैंडम मोशन क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अंडरस्टूड दिस? ओके। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी कि इनके बीच में हमने सॉलिड लिक्विड गैस के डिस्टिंग्विशन में मैंने बताया कि इनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। जैसे मैंने बताया सॉलिड के दो पार्टिकल क्लोजली पैक है तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, स्ट्रांग है। वेयर एज लिक्विड में मॉलिक्यूलर थोड़े एक दूसरे के पास है तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीक है। और गैसेस में पार्टिकल एकदम दूर है तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, और ज्यादा वीक है। तो वो इतना वीक होता है गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कि जो जिसे हम लोग कंसीडर करते हैं निग्लिजिबल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में जो है वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। अंडरस्टूड? सो दीज आर द 6 to 7 पॉइंट्स इन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। अब ये थ्योरी जिन्होंने भी प्रपोज की है तो क्यों प्रपोज की, तो इसका बेनिफिट क्या है, इस थ्योरी का फायदा क्या है। तो इस थ्योरी से हमें गैसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता चली, उनका बिहेवियर पता चला। ओके, सो आगे का टॉपिक जो है हमारा कि वो है एप्लीकेशन ऑफ दिस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैसेस पार्टिकल। मतलब क्या कि इस थ्योरी से हमें गैसेस के बारे में क्या क्या पता चला, गैसेस के बारे में वो हमें इन शॉर्ट अब स्टडी करना है। ओके, तो अगेन 1 पॉइंट सारे पॉइंट एक बार देख लो शॉर्ट में। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया उन्होंने इस थ्योरी में कि एटम जो है वो क्या होते हैं, एकदम माइन्यूट पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते। तो वो बहुत ही छोटे हैं, इसीलिए उन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इस कंटेनर में वो भी क्या होगा, एकदम निग्लिजिबल होगा। थर्ड हमने देखा कि रैंडम मोशन होता है। ये जो पार्टिकल है गैसेस पार्टिकल वो क्या शो करते हैं, हमेशा रैंडम मोशन शो करते हैं, एक जगह नहीं रहते, वो हमेशा मूव होते हैं। और कैसे मूव होते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव होते हैं, ये याद रखो। देन हमने देखा कि ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, एज वेल एज दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आल्सो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, और वो कोलिजन कैसे होता है, इलास्टिक होता है, मतलब उसमें से कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। नेक्स्ट हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। एंड लास्ट पॉइंट हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है गैसेस के पार्टिकल वो क्या होता है, एकदम निग्लिजिबल होता है। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। पहले हेडिंग को समझ लो अच्छे से, बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का बिहेवियर कैसा होता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये हमें अब पढ़ना है। ओके, तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ये पता है तुम लोगों को, ये तुमने 8th ग्रेड तक पढ़ा है कि गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। बट तुम लोगों ने कभी सोचा है कि गैसेस को शेप क्यों नहीं रहता? तो इसका रीजन तुम्हें पता चलेगा, और इसका रीजन और इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें किसने दिया है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने दिया है। ओके, तो इसको समझ लो जरा। अब वो कंटेनर मैंने रब किया, मान लो ये गैस का एक कंटेनर है, इसमें गैसेस के पार्टिकल्स है। अब हमने क्या स्टडी किया है गैसेस में, काइनेटिक थ्योरी ने क्या बताया कि गैसेस जो है वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, वो एक जगह कभी नहीं रहते। तो क्या होगा कि अब देखो ये कंटेनर है, तो इसमें जो गैस प्रेजेंट है इस कंटेनर में वो गैस का शेप कैसा होगा, वो गैस का शेप कैसा होगा, कंटेनर का जैसा शेप है वैसा ही होगा। करेक्ट है। कंटेनर अगर हमने इस शेप का लिया
तो गैस को शेप कैसा आएगा, ऐसा आएगा। कंटेनर का शेप अगर हमने ऐसे लिया तो गैस का शेप भी कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा क्यों होता है, गैसेस किसी भी कंटेनर का शेप क्यों ले लेते हैं गैसेस, क्योंकि जो गैसेस है वो एक जगह पे फिक्स नहीं है। करेक्ट है कि नहीं? अगर इस कंटेनर में अगर हमने कोई सॉलिड रख दिया तो सॉलिड अपना शेप चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो फिक्स है, वो फिक्स है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। वेयरएज गैसेस में क्या होता है, ये पार्टिकल कहीं भी जा सकता है। इसीलिए गैसेस को जो कंटेनर में होगा उस कंटेनर का शेप मिलेगा, किसी भी गैस को, कोई भी गैस हो। ओके, तो ये इससे हमें काइनेटिक थ्योरी से हमें ये पता चला कि गैसेस को कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैसेस exerts pressure in all direction. Gases exerts the pressure in all direction. तो इसका मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सब लोगों के घर में एक सिलेंडर होता है, एलपीजी गैस सिलेंडर, कुकिंग के लिए हम लोग वो यूज करते हैं। तो अगर तुमने उसको ठीक से देखा होगा तो उसका जो ओपनिंग होता है ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग रेगुलेटर फिट करते हैं, तो वहां पर एक वॉल होता है। तो उसको अगर जब तुम लोग प्रेस करते हो ना तो उसमें से इमीडिएटली गैस बाहर आता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सिलेंडर, वो जो सिलेंडर होती है उसके अंदर जो गैस फिलअप होता है वो हाई प्रेशर से फिलअप किया होता है, एकदम हाई प्रेशर से उसमें गैस फिलअप रहता है। या फिर दूसरा एग्जांपल, सब लोग परफ्यूम यूज करते हो, डीओ यूज करते हैं, तो डीओ का जो कंटेनर होता है उसको जब तुम प्रेस करते हो तो उसमें से लिक्विड या और गैस बाहर आता है। उसमें लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस डीओ के बॉटल में भी क्या होता है कि गैस हाई प्रेशर से फिलअप किया होता है। तो ऐसा कभी होता है क्या, उस जो डीओ की बॉटल है उसमें वो गैस है, सब कुछ है उसमें, और तुमने प्रेस किया और गैस बाहर ही नहीं आया? ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब इधर देखो, किसी भी सिलेंडर में, मान लो यहां पर एक उसका वॉल है, किसी भी सिलेंडर में जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो हमेशा, जैसे हमने काइनेटिक थ्योरी में डिस्कस किया, कि वो हमेशा क्या होते हैं, कंटेनर की जो वॉल होती है उससे कोलाइड होते रहते हैं। ओके, कंटेनर की जो वॉल है उससे कोलाइड होते रहते हैं कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में। अब देखो, जैसे ही हम लोग यहां से ओपन करते हैं तो गैस को क्या होती है, यहां से बाहर आने के लिए जगह मिलती है, गैस को बाहर आने के लिए जगह मिलती है। तो इस कंटेनर, ये जो कंटेनर की सारी वॉल जो है, सारी साइड से, मतलब ये साइड है, ये बॉटम की एक साइड है, राइट हैंड साइड की एक साइड है, ओके, तो और ऊपर भी एक साइड है। तो गैसेस पार्टिकल जो है वो बॉटम में भी, बॉटम की वॉल जो है वहां पर भी स्ट्राइक होते हैं, यहाँ पर स्ट्राइक होते हैं, यहाँ पर स्ट्राइक होते हैं, यहाँ पर भी स्ट्राइक होते हैं कंटिन्यूअसली। तो जैसे हम लोग उसको ओपन करते हैं तो जो एट द टाइम, मतलब जब हम लोग प्रेस करते हैं उस मोमेंट पर जो मॉलिक्यूल कोलाइड होते रहते हैं वो क्या होते हैं, इमीडिएटली बाहर आ जाते हैं। समझ में आया? ओके, वैसे ही अगर हमने यहाँ पे सपोज होल बना लिया, इस कंटेनर को सपोज हमने होल बना लिया, तो क्या होगा कि जिस टाइम हम लोग होल बना रहे हैं उस टाइम में जितने भी गैसेस पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, जितने भी गैसेस पार्टिकल कोलाइड होते होंगे इस वॉल को, तो वो क्या हो जाएंगे, सारे बाहर आ जाएंगे उस मोमेंट में। और बाद में थोड़ी देर बाद जो ऊपर के पार्टिकल्स है वो भी यहाँ से बाहर आ जाएंगे, सारे यहाँ से बाहर आ जाएंगे। करेक्ट है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि गैस का नेचर क्या होता है, कि गैस का नेचर हमेशा ऐसा होता है कि एक्सपांड होता है हमेशा गैस, मतलब एक जगह कभी नहीं रहता गैस। गैसेस जो है वो हमेशा रैंडमली रहना पसंद करते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। गैसेस जो है वो एक जगह फिक्स नहीं होते, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे एकदम फ्री रहे। ओके, सो आई होप नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। तो किसी भी सिलेंडर में प्रेशर क्यों आता है ये समझ में आया, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा
उस कंटेनर की, उस सिलेंडर की वॉल से क्या होते हैं, कोलाइड होते रहते हैं। ओके, अब इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं। अब मान लो कि इस सिलेंडर में गैस प्रेजेंट है, यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ से गैस ओपन कर सकते हैं हम लोग, और इसमें कुछ गैसेस पार्टिकल है, मैं थोड़े से ही दिखा रहा हूँ। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे तो गैस इससे बाहर आ जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, सपोज अगर हमने इसको हीट किया, इस सिलेंडर को अगर हमने हीट किया तो क्या होगा, मैंने बताया पहले ही कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो और ज्यादा वो रैंडम मोशन बढ़ेगी, और ज्यादा स्ट्रांगली वो कोलाइड होंगे, और ज्यादा स्ट्रांगली कोलाइड होंगे। करेक्ट है कि नहीं? तो इसको मैं समझने के लिए ऐसे बताता हूं। अब मान लो कि इस सिलेंडर में 100 मॉलिक्यूल से, 100 एटम से गैस के, समझ लो फॉर एग्जांपल 100 ऐसे कभी नहीं होते, इसमें काउंटलेस, हम लोग जिसमें काउंट नहीं कर सकते इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट समझने के लिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं। सारे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी कोलाइड हो रहे हैं, सारे साइड पे, कंटेनर की जितनी भी साइड है, 4 साइड से इसकी, सारे पार्टिकल चारों साइड को क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। अब इस कंटेनर को मैंने हीट किया तो क्या हुआ कि मान लो कि बिफोर हीटिंग हम लोग समझने के लिए अभी सिर्फ ऊपर की साइड कंसीडर करते हैं, ये जो ऊपर की साइड, तो इस ऊपर के साइड में बिफोर हीटिंग के पहले 100 में से मान लो कि 50 मॉलिक्यूल्स, 100 में से 50 मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं बिफोर हीटिंग। ओके, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक ही समय में एक ही साइड को कोलाइड नहीं हो सकते, सारे मॉलिक्यूल 100 के 100 मॉलिक्यूल कुछ ऊपर की साइड में कोलाइड होते, कुछ नीचे, कुछ लेफ्ट, कुछ राइट में कोलाइड होते। करेक्ट है? तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि 100 में से 50 मॉलिक्यूल ऊपर के साइड में कोलाइड हो रहे हैं, और मैंने अब हीटिंग स्टार्ट की। ओके, हीटिंग स्टार्ट की तो क्या होगा कि हीटिंग स्टार्ट की तो हीटिंग सिर्फ 50 मॉलिक्यूल्स को नहीं मिलेगी, हीटिंग तो सारे 100 मॉलिक्यूल्स को मिलेगी। करेक्ट है? तो क्या होगा, जब हीट करेंगे तो 100 के 100 मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, 100 के 100 मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले 50 मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे थे ऊपर की साइड में, अब कितने होंगे, अब 50 से ज्यादा होंगे या कम होंगे, 50 से ऑब्वियसली ज्यादा ही होंगे ना। ओके, सपोज मान लेते हैं कि 70 मॉलिक्यूल अब कोलाइड होंगे। ओके, तो अब मुझे बताओ कि 50 मॉलिक्यूल जब ऊपर की साइड में कोलाइड हो रहे थे तब प्रेशर मान लेते हैं P1 होगा, और जब 70 मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे ऊपर की साइड में तब मान लेते हैं हम लोग प्रेशर P2 होगा। तो मुझे बताओ कि P1 और P2 इन दोनों में से कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? ये प्रेशर ज्यादा होगा। करेक्ट है? ये प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर कितने मॉलिक्यूल की वजह से क्रिएट हो रहा है? 70 मॉलिक्यूल की वजह से क्रिएट हो रहा है। और P1 कितने मॉलिक्यूल की वजह से क्रिएट हो रहा है? 50 मॉलिक्यूल्स की वजह से। करेक्ट है कि नहीं? जैसे घर का डोर है तुम्हारे, घर का डोर है, तो घर का डोर बंद है, तुम लोग घर के अंदर हो, बाहर से 2 लोग उसको पुश कर रहे हैं। करेक्ट है? तब प्रेशर कितना होगा? और सपोज अब बाहर 4 लोग है, चारों लोग एक साथ मिलकर पुश करेंगे, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? करेक्ट, 4 लोग जब होंगे तब प्रेशर ज्यादा होगा। सिमिलरली यहां पर भी 70 मॉलिक्यूल जब कोलाइड होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, और ये 70 मॉलिक्यूल कब होंगे? जब तुम लोग गैस को हीट करोगे। ओके, तो अब हम ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि ये हीटिंग हमने कंटिन्यू रहने दी, बहुत टाइम तक हीटिंग रहने दी, और कंटेनर तो हमने क्लोज ही रखा है, कंटेनर को ओपन ही नहीं किया हमने, कंटेनर क्लोज ही रखा। तो क्या होगा? कंटिन्यूस हीट करते गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इन गैसेस को इतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, इतनी ट्रिमेंडस एनर्जी मिलेगी कि वो एनर्जी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ओके, और इतने ज्यादा प्रेशर से वो इस वॉल जो है सॉरी, इस सिलेंडर की जो वॉल है, इतने ज्यादा प्रेशर से, इतने ज्यादा स्पीडली कोलाइड होंगे कि ये जो कंटेनर की वॉल है वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब ये सिलेंडर जो है वो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ
सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखो, गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। गैसेस जो है वो हाईली कॉम्प्रेसिबल है। कॉम्प्रेसिबल कैसे समझते हैं देखो, ये मान लो कि मैं यहां पर 2 सिलेंडर ड्रॉ किए मैंने, इसमें कुछ गैसेस पार्टिकल्स शो कर रहा हूं, और इस सिलेंडर को मैंने क्या किया, एक पिस्टन फिट किया है। ओके, एक पिस्टन फिट किया है। पिस्टन मतलब क्या, एक हैंडल है, ऐसा मान लो एक हैंडल है जिसको हम लोग नीचे पुश कर सकते हैं, ऊपर भी पुल कर सकते हैं, पुश पुल कर सकते हैं उसको। ओके, अब देखो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसा मान लो दोनों सिलेंडर में। ओके, तो जब मैं ये सिलेंडर जो है, ये जो पिस्टन है, जब मैं इसको नीचे प्रेस करूंगा तो कैसे क्या होगा, तो नीचे जब प्रेस करूंगा तो मान लो कि पिस्टन पहले ऊपर था, अब नीचे आ जाएगा, करेक्ट है। और ये जो गैसेस पार्टिकल है वो किधर जाएंगे, ऊपर जाने के लिए जगह नहीं है उनको, ऊपर से पिस्टन है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। क्यों पास आ जाएंगे, अब ये मेन क्वेश्चन है कि ये गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास क्यों आएंगे। क्योंकि हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस में देखा था कि गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस द पार्टिकल्स और द एटम्स हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसीलिए जब हम उनको कॉम्प्रेस करेंगे किसी भी साइड से, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। करेक्ट है। अब ये अरेंजमेंट कैसे होगी, तो पहले गैस था, जब हम लोग उसको कॉम्प्रेस करेंगे तो पास आ जाएंगे धीरे धीरे। तो जब पास आ जाएंगे तो वो अरेंजमेंट कैसे बन जाएगी, लिक्विड की जैसे। करेक्ट है। उसको और ज्यादा कॉम्प्रेस करेंगे तो वो पार्टिकल एकदम क्लोज आ जाएंगे, तो फिर वो अरेंजमेंट कैसे बन जाएगी, सॉलिड की जैसे बन गई। समझ में आया। तो हम लोग कॉम्प्रेस करके भी लिक्विड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी इसका कम करना पड़ता है। तो 2 कंडीशन है, टेम्परेचर कम करना पड़ता है और कॉम्प्रेस करना पड़ता है, तब गैस क्या होता है, जल्दी अपनी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा पॉइंट क्या है, गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। इसका रीजन क्या है, व्हाई दे आर कॉम्प्रेसिबल, बिकॉज दे हैव वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, देखो जितने भी हमने अभी ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक देखी, वो कैरेक्टरिस्टिक देखी, लेकिन उसका आंसर हमें किससे मिला, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से पता चला। ओके, देन नेक्स्ट 4th पॉइंट, जैसे गैसेस कॉम्प्रेस होते हैं वैसे ही गैसेस आर हाईली एक्सपांसिबल। एक्सपांसिबल भी है, मतलब जैसे कॉम्प्रेशन होता है वैसे उनका क्या होता है, एक्सपांशन भी होता है। मतलब क्या कि जैसे पहले हमने फिगर में देखा कि गैस को हम लोग जब कॉम्प्रेस करते हैं, गैस को जब हम कॉम्प्रेस करते हैं तो वो पास आ जाते हैं, लेकिन उसका रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब ये पिस्टन हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पिस्टन अब हम लोग सपोज यहां पे लेके आए तो क्या होगा, तो गैसेस के मॉलिक्यूल और ज्यादा एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। करेक्ट है, मतलब उनका क्या हुआ, यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ऐसा होगा क्या कि सपोज हमने पिस्टन ऊपर किया और गैसेस के मॉलिक्यूल फिर भी पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। तो गैसेस के मॉलिक्यूल जितनी जगह दोगे तुम लोग गैस को, उतनी जगह वो ऑक्यूपाई कर लेते, इन शॉर्ट। ओके, सो गैसेस आर एक्सपांसिबल। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स 5th, जो गैसेस है वो क्या होते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। मतलब 2 अलग अलग गैसेस मैंने लिए, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पर मान लो एक गैस है A और यहाँ पर है सपोज गैस B। तो जो गैस B है मैं उसको जरा ऐसा थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ करता हूँ, डबल सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, गैसेस A है और ये गैस B है। ओके, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैंने इसको डबल सर्कल ड्रॉ किया।
तो क्या होगा कि अब ये सेपरेटेड है एक दूसरे से, ये क्या है, सेपरेट है, अंदर कंपार्टमेंट है, ओके। तो ये गैस इधर नहीं जा सकता, ये इधर नहीं आ सकता, ऊपर से ऑब्वियसली ये क्या है, क्लोज है। लेकिन जब क्या होगा कि मैं ये कंपार्टमेंट जब हटा दूंगा, तो क्या होगा, गैस ए और बी वैसे ही रहेंगे या एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो वो क्या हो गया, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, करेक्ट है। जैसे मैंने ये रिमूव कर दिया तो वो क्या होंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उनका अगर हमें शो करना है मिक्सिंग के बाद तो कैसे होगा कि जैसे मान लो ये डबल सर्कल वाले कौन सा गैस है, बी गैस है, करेक्ट है कि नहीं, ऐसी अरेंजमेंट हो जाएगी। मतलब क्या होगा, दो जो यहाँ पर जो बी गैस है उसके बीच में जो स्पेस थी बहुत ज्यादा क्या होती है, मैंने देखा बहुत ज्यादा क्या होती है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, उनके बीच में गैस ए का मॉलिक्यूल इजीली ऑक्यूपाई हो सकता है, करेक्ट है कि नहीं, ओके। तो मैं ये यहाँ पे शो करता हूं, दो बी गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में ए गैस का मॉलिक्यूल इजीली ऑक्यूपाई हो सकता है। That's why the diffusion, this is called as a mixing, is called as a diffusion of gases. तो diffusion जो है वो gases में बहुत ही easily होता है, तो उसका reason भी क्या आएगा, because the gases have very large intermolecular space. Okay, gases के बीच में ज्यादा intermolecular space है, तो बीच में जो intermolecular space रहेगा वहां पर दूसरा गैस का मॉलिक्यूल easily occupy हो सकता है। That's why the gases are diffusible. Okay, and next property जो है, लास्ट प्रॉपर्टी जो निकल के आती है वो है डेंसिटी। डेंसिटी का मैंने बताया सॉलिड लिक्विड गैस में कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ओके। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस, ओके। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की ज्यादा होती है, गैस की सबसे कम होती है। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी। सो वेरी सिंपल, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ अब मान लो कि ये तीनों भी सॉलिड लिक्विड गैस जो है वो हमने एक बॉक्स में लिए है, एक कंटेनर में लिए है, और ऐसे मान लो कि इनका वॉल्यूम जो है इन तीनों कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो मान लो कि क्या है, सेम है। तीनों बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो क्या है, सेम है, करेक्ट। तीनों का वॉल्यूम सेम है, बट अगर अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला से हमें तीनों की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब मुझे बताओ कि जो मास है ये तीनों का मास सेम आएगा क्या, तीनों का मास सेम आएगा क्या, नहीं, सेम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो सॉलिड में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो ज्यादा है लिक्विड से, और लिक्विड में ज्यादा है किससे, गैस से। सबसे कम मॉलिक्यूल किसमें है, गैस में कम, ओके। तो सबसे ज्यादा मास किसका आएगा, जिसमें ज्यादा पार्टिकल्स है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, ओके। तो मान लेता हूं मैं समझने के लिए 10 ग्राम है ऐसे मान लेता हूं, इसका मान लेता हूँ 5 ग्राम है और इसका मान लेता हूँ 3 ग्राम है, ओके। और मैंने क्या बताया, वॉल्यूम तीनों का सेम है, तो वॉल्यूम मैं मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर क्यूब है तीनों का। तो अगर ये फॉर्मूला में वैल्यू हमने पुट कर दी तो 10/10 1 होता है, मतलब इसकी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी कितनी आ गई, 1 हो गई। इसकी कितनी आएगी, 0.5 आएगी, करेक्ट है कि नहीं, और इसकी कितनी आएगी, 0.3, करेक्ट है, 0.3 आएगी। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी आई, गैस की डेंसिटी सबसे कम आई, सबसे ज्यादा किसकी आई, सॉलिड की आई। अब ऐसा क्यों हुआ, फॉर्मूला तो पता है तुम लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया, अब ऐसा क्यों हुआ, गैस की डेंसिटी सबसे कम क्यों आई है, काइनेटिक थ्योरी से हमें कैसे पता चला। तो देखो तीनों केसेस में वॉल्यूम सेम है, बट वेरी सिंपल, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होने की वजह से उस वॉल्यूम में, उतने वॉल्यूम में
गैसेस के पार्टिकल बहुत कम बैठे, यहाँ पर ज्यादा पार्टिकल्स बैठ सकते हैं, यहाँ पर और ज्यादा पार्टिकल। समझ में आ रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मैंने पता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पर ही सारी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है आगे की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम है, इसलिए उसका मास कम आया और इसलिए उसकी डेंसिटी कम आ गई। ओके, सो दीज आर द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। हमने टोटल 6 प्रॉपर्टीज देखी, सारी प्रॉपर्टी हमने अगेन किससे एक्सप्लेन की? हमने सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। ओके, सो यहां पर तुम्हारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जो हमने ऑलरेडी तुम लोगों काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी 8 में पढ़ी थी, लेकिन अभी इस साल हमने क्या देखा? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की हेल्प से हम लोग गैसेस की प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, मतलब उसके आंसर्स हमें पता चले इससे। ओके, तो अब हमें जो देखना है वो है गैस लॉज। सेकंड पार्ट जो है चैप्टर का, उसमें गैस लॉ स्टडी करने हैं। 2 ही लॉ स्टडी करने हैं, गैस के बहुत सारे लॉ है, तुम्हें अभी 2 ही लॉ स्टडी करने हैं। पहला है बॉयल्स लॉ, सेकंड है चार्ल्स लॉ। ओके, तो बॉयल्स लॉ को पहले हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स जो है इट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल नाम का साइंटिस्ट था और उसने ये लॉ कब प्रपोज किया था पता है? 1660 ये उस वक्त उसने ये लॉ प्रपोज किया था। और ये सिंपल लॉ है एकदम, इसमें सिंपल उसने क्या बताया था? प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताया था। किसका प्रेशर वॉल्यूम? गैस का। गैस का प्रेशर और गैस का वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें इस लॉ से पता चलता है। तो वेरी सिंपल, इसने क्या बताया रॉबर्ट बॉयल ने कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई भी गैस हो अगर उसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा। अब कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या? मान लो कि किसी सिलेंडर में गैस एनक्लोज्ड है और उस सिलेंडर का टेम्परेचर हमने कितना रखा? 25 मान लेते, 25 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर रखा, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब वो टेम्परेचर 25 ही रहेगा। ओके, वो चेंज नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या बताया उसने? कि जब किसी भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर उस गैस का प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वॉल्यूम का। अभी इसका मीनिंग क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? तो वेरी सिंपल, जब उस गैस का प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट अगर हमने उस गैस का प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ओके, और प्रेशर जब अगर हमने कम किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा तो एक बढ़ेगा, पहला बढ़ेगा। ओके, तो इसको समझ लेते हैं जरा थोड़ा सा डिटेल में। अगेन मैं सिलेंडर ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। तो यहां पर मैं पिस्टन ड्रॉ करता हूं। इसमें गैसेस पार्टिकल्स प्रेजेंट है, गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो जब इस पिस्टन को अभी मान लो इनिशियल वॉल्यूम जो है मान लेते हैं 10 लीटर है, सपोज इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितना है? 10 लीटर है। और इस वॉल्यूम पर प्रेशर मान लो कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। समझने के लिए ये वैल्यू दे रहा हूं मैं। तो अब क्या होगा कि जब मैं इस पिस्टन को नीचे करूंगा, तो पिस्टन जब नीचे आएगा फिगर इतनी परफेक्ट नहीं है, समझने के लिए काफी है। तो जब पिस्टन नीचे आएगा तो पहले वॉल्यूम 10 लीटर था, अब कितना होगा? कम होगा कि नहीं? 10 से ऑब्वियसली कम होगा, मान लेते हैं 5 लीटर होगा। करेक्ट है, 5 लीटर होगा। तो मुझे बताओ, प्रेशर पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो अब प्रेशर कितना होगा? P2 मान लेते हैं हम लोग इसको।
प्रेशर कितना होगा, 1 से ज्यादा होगा कि 1 से कम होगा? ऑब्वियसली वो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। क्यों? पिस्टन देखो अब नीचे आया है तो गैसेस को बहुत कम स्पेस मिली है, कम स्पेस मिली है मतलब क्या, उतनी ज्यादा वो कोलाइड होंगे एक दूसरे के साथ और वॉल के साथ भी, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कितना होगा, 2 एटमॉस्फेयर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल्यूम को क्या किया हमने, वॉल्यूम को कम किया, पहले 10 था तो 5 किया। तो वॉल्यूम जब कम हुआ तो प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सिंपल है यही लॉ। तो ये लॉ एक्चुअली क्या है, कॉमन सेंस है। ये लॉ मतलब क्या, कुछ ज्यादा इतना बड़ा ये नहीं है, साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं है, कॉमन सेंस है ये। ओके, तो वॉल्यूम जो है वो कम हुआ अगर, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया? तो वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर को, या फिर ऐसा भी मान लो प्रेशर को हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। ओके, तो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ। तो जैसे आगे तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, के इंटू 1/v। ओके, तो वो v इस साइड लो तो क्या आएगा इक्वेशन, pv इज इक्वल टू k। दिस इज कॉल्ड गैस, बॉयल्स लॉ का गैस का इक्वेशन, pv इज इक्वल टू k। अब देखो यहाँ पर हमने एक ही गैस है, ओके, बट कंडीशन अलग अलग है। तो अलग अलग कंडीशन अगर रही तो उसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे P1 लिया, P1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, वैसे ही कांस्टेंट है मतलब वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो P1 पर वॉल्यूम कितना था, 10 लीटर था, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं V1। ओके, और जब प्रेशर हमने बढ़ाया तो उसको क्या कंसिडर किया था, P2। तो कांस्टेंट वही रहेगा अगेन, P2 इंटू वॉल्यूम कितना हुआ, चेंज हुआ कि नहीं, पहले V1 10 था, अब ये V2 कंसिडर करते हैं क्योंकि वो चेंज हुआ है। कांस्टेंट को हमने चेंज नहीं किया हो क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो P1, तो इस इक्वेशन को जब हम लोग रीअरेंज करेंगे इस तरीके से तो क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू K। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, P2 V2 इज इक्वल टू K। अब दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या हो गई, सेम हो गई, के तो राइट हैंड साइड सेम है मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इक्वेशन फॉर द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का क्या है इक्वेशन, इस पर हमें क्या देखने हैं, न्यूमेरिकल्स देखने हैं। आगे चल के हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखने हैं। ओके, सबको समझ में आया है? वेरी सिंपल है, एकदम सिंपल इक्वेशन है, कुछ नहीं है इसमें। सो दिस इज द बॉयल्स लॉ। अब जरा इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, जैसे मैथ्स में तुमने ग्राफ पढ़े हैं, ओके, तो किसी भी लॉ, कोई भी लॉ जो होता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो वो जो लॉ है वो करेक्ट है या नहीं है, तो इसको प्रूव करने के लिए भी क्या यूज करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर हमें अब ये समझ लो जरा कि किसी भी दो क्वांटिटी में, तो मैं मान लेता हूं प्रेशर और वॉल्यूम है, सब कोई भी दो क्वांटिटी, प्रेशर वॉल्यूम ही चाहिए ऐसा नहीं, कोई भी दो क्वांटिटी हो, उनमें जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशन मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो उनका जो ग्राफ है वो हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये तुम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो। ओके, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो। जैसे हमने एक वाई एक्सिस पर प्रेशर लिया यहाँ पे और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम लिया, तो ये बढ़ाया हमने, सपोज मान लो किसी गैस का प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, समझने के लिए बताओ, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये अगर उसका ग्राफ जब ऐसे 2-4 वैल्यूज तुम लोग एक्सपेरिमेंट से पता करोगे और उसका ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो इसकी लाइन जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है और ओरिजिन से वो पास होती है। और किसी भी दो क्वांटिटी में जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जैसे ये बड़ा तो ये कम होता है, ऐसा इनवर्स रिलेशनशिप जब होता है तो पैराबोलिक ग्राफ आता है उनका, पैराबोलिक, इस शेप को क्या बोल रहे, पैराबोलिक। तो इनका ग्राफ जो है वो हमेशा क्या आता है, पैराबोलिक आता है। ओके, तो बॉयल्स ने बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। करेक्ट है? तो गैसेस का तो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन उसका ग्राफ भी कैसा आता है,
हमेशा ऐसा आता है। तो तुम्हारे बुक में कुछ वैल्यूज दी हैं, ओके, तो वो वैल्यूज मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या 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 वैल्यूज ली है वहाँ पर। सो वॉल्यूम जो है वो इनिशियली वॉल्यूम यहाँ पर बताया है प्रेशर, तो वॉल्यूम की वैल्यूज जो दी है 8 4 2 1, ओके। जब सपोज इनिशियल वॉल्यूम इतना है, तो इतना वॉल्यूम जब रहेगा तो प्रेशर उन्होंने बताया है कि प्रेशर कितना रहेगा 1 रहेगा। वॉल्यूम जब इतना रहेगा तो प्रेशर 2 रहेगा, ये इतना रहेगा तो 4 रहेगा, ओके। समझ में आ रहा है? ये वेरी सिंपल है, समझने के लिए एकदम इजी है। जरा इस सिलेंडर की तरफ देखो, मान लो कि ये इनिशियल वॉल्यूम है 8 लीटर में, मान लेते हैं हम 8 लीटर है सपोज, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 8 लीटर, तो 8 लीटर में प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। अब क्या किया, 8 से वॉल्यूम कितना किया है, कम किया है, वॉल्यूम क्या किया है, कम किया है, मतलब ये पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा, करेक्ट है। तो जब पिस्टन नीचे आएगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं, पहले 1 था तो कितना होगा 2 होगा, तो वॉल्यूम यहाँ से कम कम होता गया है और प्रेशर इंक्रीज होता गया है, अकॉर्डिंग टू लॉ हमने देखा है, ओके। यहाँ पर वॉल्यूम इनटू यहाँ पर ये एक भी वैल्यूज दी है, ये क्या है तुम्हारा V, ये क्या है P, तो इनका प्रोडक्ट भी लिया है PV, ओके। तो ये आगे हमें ग्राफ के लिए लगेगा, तो इनका प्रोडक्ट निकालना है 8 इंटू 1 8 4 इंटू 2 8 2 इंटू 4 8 8 इंटू 1 8, ओके। तो सारी वैल्यूज क्या आएंगी, 8 ही आएंगी, ओके। एंड देन एक वैल्यू यहाँ पर ली है 1 अपॉन पी ली है, रेसिप्रोकल लिया है, प्रेशर का क्या किया है, रेसिप्रोकल लिया है, तो 1 ये 1 अपॉन पी मतलब क्या 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 क्या आएगा 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 क्या आता है 0.5, 1 अपॉन पी मतलब 1 अपॉन 4 ये कितना आएगा 0.25, एंड 1 अपॉन 8, तो 1 अपॉन 8 कितना आता है 0.125, करेक्ट है। तो ये सारी वैल्यूज, जब कोई भी गैस लो, देखो ये जो बॉयल्स लॉ है ऐसा नहीं कि वो कुछ स्पेसिफिक गैसेस के लिए है, सारे यूनिवर्स में जितने भी गैसेस है उन सबके लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये वैल्यूज हमें मिलेगी वॉल्यूम और प्रेशर की, ये इनिशियल वैल्यू मिलेगी, और ये वैल्यू हमने खुद पता की है। कैसे पता की, पीवी की वैल्यू कैसे निकाली, इनका मल्टीप्लीकेशन किया, प्रेशर का और वॉल्यूम का क्या किया मल्टीप्लीकेशन, और ये क्या किया हमने 1 अपॉन पी, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की। समझ में आ रहा है? तो एक्सपेरिमेंट से हमें सिर्फ ये 2 वैल्यू पता चली, लेकिन बाद में कैलकुलेशन करके हमने ये 2 वैल्यू पता की। समझ में आ रहा है सबको? ओके। तो पहला ग्राफ इस बॉयल्स लॉ के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। आई होप सबको पता है ग्राफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये होता है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं हम लोग 2 4 6 8। ये क्या है वॉल्यूम और ये क्या है प्रेशर। वैल्यू हमेशा कैसे इंक्रीज होती है, 0 से स्टार्ट होके आगे जैसे जैसे राइट में जाते हैं वैसे वैसे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे आएगा 2 4 6 8, करेक्ट है। तो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ग्राफ ड्रॉ, ये वैल्यू हमने मान लो कि एक्सपेरिमेंट से पता की है, हमने मन से नहीं लिखी, ये क्या है एक्सपेरिमेंट करके हमें ये वैल्यू मिली है। ओके, तो जब वॉल्यूम 2 था, वॉल्यूम हम 2 लें तो प्रेशर कितना था 4, तो 2 वॉल्यूम था, देखो वॉल्यूम 2 है, प्रेशर 4 है, तो यहां पर एक पॉइंट आएगा, करेक्ट है। मैं डॉट निकालता हूं यहां पे। देन वॉल्यूम जब 8 था तो प्रेशर कितना था 1 था, तो वॉल्यूम देखो 8 यहां पर है, प्रेशर कितना है 1 है। ओके, तो 8 और 1 8 1, तो यहां पे पॉइंट आएगा। समझ में आ रहा है? ग्राफ सबको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। देन 4 की वैल्यू
जब वॉल्यूम 4 रहेगा तो प्रेशर कितना है, 2 है, तो 4 और 2, तो यहां पर पॉइंट आएगा, समझ आ रहा है, 4 2, ओके। एंड जब वॉल्यूम 1 रहेगा तो वॉल्यूम जब 1 मतलब यहाँ पे 1 आया नहीं, यहाँ पे 1 और तो प्रेशर कितना है, 8 है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, करेक्ट है। तो इन पॉइंट को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो ऐसा ग्राफ आता है, करेक्ट है, पैराबोलिक ग्राफ आया, करेक्ट है। मैंने क्या बताया, बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दोनों मीनिंग सेम है। तो जब कोई भी दो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है तो उनका ग्राफ कैसे आता है, पैराबोलिक ग्राफ आता है। तो ये पैराबोलिक ग्राफ आया एक्सपेरिमेंट से, इसका मतलब जो बॉयल्स ने जो लॉ बताया वो क्या है, करेक्ट है, करेक्ट है, ओके। तो ये तो हुआ फर्स्ट ग्राफ। देन सेकेंड ग्राफ, जो सेकेंड ग्राफ जो है वो कैसे, मैंने क्या बताया, जब किसी भी दो क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, करेक्ट है। तो डायरेक्ट क्वांटिटी लेने के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने के लिए, अब देखो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, करेक्ट है, या फिर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, करेक्ट है। तो हमें ग्राफ अब कैसा निकालना पड़ेगा, किसके वर्सेस दो क्वांटिटी कौन सी लेनी पड़ेगी, एक दूसरे के अपोजिट में। तो अब देखो यहां पर वॉल्यूम इज, ऐसा भी बोल सकते थे ना हम लोग, इस पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, ऐसा बोल सकते हैं, करेक्ट है। इसको हम लोग बोलते कैसे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखो वर्ड जरा ठीक से सुनो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये बॉयल्स लॉ है। अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, मैं ऐसे 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 कर सकता हूँ ना। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, इसको कैसे पढ़ूंगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, करेक्ट है कि नहीं। अब मैं सिर्फ यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, करेक्ट है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन हो गई, ओके। और इनवर्स किसके बीच में है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर p, ओके, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। आई होप नाउ क्लियर। तो अगर हमें डायरेक्ट रिलेशन लेना है तो क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर वॉल्यूम लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 1/p लेना पड़ेगा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस, करेक्ट है। तो 1/p की वैल्यू क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे 0 आता है, 1, देन आएगा यहाँ पे 0.5, 0.25, 0.125, करेक्ट है। और यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम 0, सॉरी ये क्वांटिटीज ऐसी लेनी पड़ेगी, 0 से पहले क्या आएगी, 0 के बाद क्या आएगा, 0.125 सबसे कम, लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाती है ना। फिर क्या आएगा 0.25, फिर आएगा 0.5 और फिर आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1, 2, 4, 6, 8, ये वॉल्यूम है, ये 1/p, ओके। तो देखो 8, अब हमें किसके बीच में देखना है रिलेशन, v एंड 1/p। वॉल्यूम जब 8 था तो 1/p कितना था, 1 था, तो 8 कहाँ पर, देखो 8 यहाँ पर है वॉल्यूम का, और 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, करेक्ट है। जब वॉल्यूम 4 था तो वैल्यू क्या है, 1, 0.5, तो 4 वॉल्यूम यहाँ पर है, 0.5 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ऐसा ऐसा यहाँ पर पॉइंट आएगा, करेक्ट है। देन जब प्रेशर वॉल्यूम 2 था तो वॉल्यूम 2 तो यहाँ पे आएगी, और जब 1 था तो ये यहाँ पे है, ओके। तो इसको जब जोड़ देंगे तो ओरिजिन से ग्राफ पास हुआ, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या, ये जो लॉ है वो क्या है, करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर, ओके। सो ये है बॉयल्स लॉ। हमने क्या देखा, बॉयल्स लॉ में स्टेटमेंट देखा, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट याद रखना है तुम्हें, इक्वेशन याद रखना है, इक्वेशन भी देखा हमने, इक्वेशन कैसे आता है। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट तुम्हें एग्जाम में लिखना है, स्टेटमेंट के साथ साथ उसका इक्वेशन भी लिखना है, ओके। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ओके।
अब हमें बॉयल्स लॉ पर क्या देखने हैं, न्यूमेरिकल्स देखने हैं। ओके, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल, और उसके बाद देखेंगे हम लोग चार्ल्स लॉ को भी ऐसे पढ़ेंगे, पहले स्टेटमेंट, फिर इक्वेशन, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और फिर उसके भी न्यूमेरिकल्स। ओके, गुड बाय।